हेलो एवरीवन, मैं हूं सायन और आप सभी लोगों का स्वागत है फिजिक्स विद सायन की फाइटर बैच में। तो क्लास स्टार्ट होने से पहले आप सभी लोगों से मैं थोड़ा माफ़ी मांग लेना चाहता हूं। लास्ट वीक मैं थोड़ा बहुत ही बिजी था, आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, बहुत ही बिजी था, इसलिए लास्ट वीक थोड़ा क्लास अपलोड करने में प्रॉब्लम था। लेकिन अभी से मैं आ चुका हूँ, अब से रेगुलर क्लास अपलोड होगा और आप बहुत ही अच्छे से टॉप नॉच एजुकेशन आप लोग को मिलेगा। सिर्फ लास्ट वीक थोड़ा प्रॉब्लम्स, मेरा पर्सनल प्रॉब्लम्स हो गया था, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया। कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी से रेगुलर अपडेट्स आएगा और रेगुलर क्लास होगा, ठीक है। और कैसा रहा आपका पढ़ाई इस हफ्ता में, ये भी आप लोग कमेंट करके बोलना, हम लोग उसका भी ऊपर रिवाइज करेंगे बाद में। और आज हम लोग शुरू करेंगे एटम्स और हम लोग पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या जिसको हम लोग डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन उसको कंप्लीट किया है। अभी इसके बाद वाला जो टॉपिक है उसका नाम है एटम्स एंड न्यूक्लियाई। तो एटम्स है पहला पार्ट, तो अभी एटम्स हम लोग शुरू करेंगे और एटम्स का एकदम पहला लेक्चर होगा जहाँ पर हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए कॉपी और पेन निकाल लीजिए और चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एटम, एटम जो वर्ड है उसका मीनिंग क्या है, हम लोग सब कुछ पढ़ेंगे, बात बेसिक से लेके एडवांस तक सब जाएंगे। पहले हम लोग बेसिक चीज पढ़ेंगे, एटम है क्या। जो वर्ड एटम है वो वर्ड एटोमोस से लिया गया है, जो वर्ड एटोमोस से लिया गया है। और एटोमोस का मतलब क्या है, अनडिविजिबल या इनडिविजिबल। एटम वर्ड का जो मतलब है, एटम वर्ड का मतलब इनडिविजिबल, मतलब जिसको डिवाइड नहीं किया जा सकता, अकॉर्डिंग टू कौन, डाल्टन। लेकिन बाद में हम लोग देखेंगे कि ये वाला डेफिनेशन सही नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग एटम का मीनिंग समझे। एटम क्या है, एटम इस वर्ड का मीनिंग है इनडिविजिबल, और यहीं से हम लोग को मिलेगा डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी। तो सबसे पहले एटम के बारे में अगर किसी ने बोला था, वो कौन थे, साइंटिस्ट डाल्टन। तो डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी में एटम्स को कुछ थ्योरी हमें दिए गए, कौन, डाल्टन दे गए। लेकिन बाद में देखा गया इनमें से ज़्यादातर थ्योरीज जो था वो गलत था। लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि सबसे पहले एटम के बारे में इन्होंने ही बोला था और इन्होंने जो थ्योरी दिया था उसको ऊपर बेस्ड करके हम लोग आगे बढ़ पाए, इसलिए हम लोग डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पढ़ते हैं। आप लोग बोलेंगे सर डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी में 90% चीज़ अगर गलत है तो हम लोग क्यों पढ़ते हैं, इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि ये फाउंडिंग स्टोन, मतलब यही लीड किया द फाउंडेशन ऑफ स्टडी ऑफ एटम्स। इनका पहले एटम्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, इसलिए हम लोग इनके बारे में पढ़ते हैं। तो डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी में क्या बोला गया, एटम्स आर स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ ए मैटर, ये बोला गया एटम्स आर स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ ए मैटर। उसके बाद बोला गया एटम्स आर इंडिविजिबल एंड द फंडामेंटल पार्टिकल्स ये बोला गया, एटम्स को इंडिविजिबल बोला गया और क्या बोला गया, फंडामेंटल पार्टिकल्स। उसके बाद क्या बोला गया, उसके बाद बोला गया कि एटम्स हमारा क्या है, एटम्स का चार्ज है न्यूट्रल, एटम्स आर न्यूट्रल चार्ज्ड, ठीक है, ये बोला गया। इसके बाद और भी बहुत सारे थ्योरी बोले गए, इसका एनर्जी कैसा रहेगा, मूवमेंट कैसा रहेगा। लेकिन हम लोग अभी तीन टॉपिक, क्योंकि इसके ऊपर आपका क्वेश्चन नहीं आएगा, हम लोग उसमें तीन चीज के ऊपर फोकस करेंगे। सबसे पहले क्या बोला गया, एटम्स आर स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ ए मैटर। सो बाद में देखा गया कि एटम को भी हम लोग छोटा, एटम से भी छोटा पार्ट हम लोग को मिलेगा, आज ही क्लास हम लोग पढ़ेंगे। फिर बोला गया एटम्स आर इंडिविजिबल, लेकिन बाद में हमारे साइंटिस्ट आए रदरफोर्ड, फिर हमारे साइंटिस्ट आए थॉमसन, फिर चैडविक, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एटम्स को डिविजिबल होता है इसको प्रूव भी किया। इलेक्ट्रॉन डिस्कवरी, प्रोटॉन डिस्कवरी, न्यूट्रॉन डिस्कवरी, इन सब ने डिस्कवर किया। और फंडामेंटल पार्टिकल्स को हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को बोलते हैं, ये भी बाद में गलत साबित हुआ, ये वाला जो था। और एटम्स ओवरऑल न्यूट्रल चार्ज होता है, हाँ ओवरऑल न्यूट्रल चार्ज होता है, ये वाला सही है। अभी हम लोग ये क्यों पढ़े, क्योंकि ये द फाउंडिंग स्टोन ऑफ एटम। तो सबसे पहले एटम कैसे होता है उसके बारे में कौन बोला, डाल्टन, इसलिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन बहुत सालों तक यही थ्योरी माना गया कि एटम को डिवाइड नहीं कर सकते, एटम को डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ, एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है जे थॉमसन, वो कैथोड रे ट्यूब के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो कैथोड रे ट्यूब के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते करते उन्हें कुछ ऐसा मिला जो पूरा इस चीज़ को पूरा चेंज कर दिया। पूरी हम लोग जिस बारे में सोचते हैं ऐसे सोचते हैं, इसको थोड़ा दूसरे तरह से हम लोग सोचने लगे। तो अभी हम लोग उसी चीज़ को देखेंगे, सर जे थॉमसन ने क्या किया। तो सबसे पहले टाइमलाइन समझिए, सबसे पहले कौन आया, साइंटिस्ट डाल्टन आए, अभी आएगा सर जे थॉमसन, और जिन्होंने कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया। साइंटिस्ट अभी आएंगे जे थॉमसन, जिन्होंने कैथोड रे ट्यूब का क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किए थे।
कैथोड रे ट्यूब का एक्सपेरिमेंट किए थे। अभी कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट आप लोगों को उतना डिटेल्स में पढ़ना नहीं है, जो आप लोगों को जानना पड़ेगा मैं वही बोल दे रहा हूँ। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक्सीडेंटली इसको डिस्कवर किया। उन्होंने कैथोड रे मतलब कैथोड क्या होता है, हमारा जो बैटरी का दो पॉइंट होता है। देखिए अगर हम लोग ऐसे दो इलेक्ट्रोड रहेगा, इधर दो इलेक्ट्रोड रहेगा एक चेम्बर के अंदर, मैं बहुत ही शॉर्ट में बोल रहा हूँ, एक है पॉजिटिव एक है नेगेटिव, तो ये तो नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। जो पॉजिटिव प्लेट है उसे हम लोग एनोड बोलते हैं, जो नेगेटिव प्लेट है उसे हम लोग कैथोड बोलते हैं। सो कैथोड से जो रे निकलता है उसको बोलेंगे हम लोग कैथोड रे, उसको क्या बोलेंगे, कैथोड रे बोलेंगे। तो कैथोड रे से एक्सपेरिमेंट करते करते उन्हें ऐसा कुछ मिला जो उन्होंने पूरा चीज़ को चेंज कर दिया। उन्होंने देखा जब कैथोड रे ट्यूब से कैथोड रे एमिट हो रहा है, वहाँ पर कुछ लाइट का स्पार्क, कुछ एक एमिशन मिल रहा है। वहाँ से उन्होंने कंक्लूजन दिया कि जो एटम है, एटम के अंदर ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज फैला गया है, ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज फैला है, और बीच बीच में नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। सर इलेक्ट्रॉन का स्पेलिंग तो के नहीं है, हाँ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक ग्रीक वर्ड है, वहीं से आया इलेक्ट्रॉन। एक्चुअली उन्होंने बोला था नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन का वर्ड का मतलब है नेगेटिव। तो ये उन्होंने बोला था कि चारों तरफ पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन कहीं कहीं नेगेटिव चार्ज फैला है। वहाँ से सर जे थॉम्सन ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया। कैसा एटॉमिक मॉडल? सबसे पहले जो एटॉमिक मॉडल हम लोग पढ़ने वाले हैं वो किसका पढ़ने वाले हैं? सर जे थॉम्सन का। तो सर जे थॉम्सन का जो एटॉमिक मॉडल है कुछ इस तरह का था। ऐसे बीच बीच में नेगेटिव चार्ज पार्टिकल फैला हुआ था, बीच बीच में नेगेटिव चार्ज पार्टिकल फैला हुआ था, और ओवरऑल ये क्या है? पॉजिटिव चार्ज। ओवरऑल ये है पॉजिटिव चार्ज और ये है नेगेटिव चार्ज, ये है नेगेटिव चार्ज। और इसी को उन्होंने क्या बोला था? इलेक्ट्रॉन। इसी को उन्होंने बोला था इलेक्ट्रॉन। ये था थॉम्सन्स एटॉमिक मॉडल, थॉम्सन्स एटॉमिक मॉडल। इसी को उन्होंने बोला था थॉम्सन एटॉमिक मॉडल। और ये मॉडल किसके तरह देखने में है? बोलिए तो, बोलिए। हमारा इंडिया में बहुत ही फेमस एक फ्रूट है, बोलिए। हाँ, जो सोच रहे वही, वाटरमेलन का जैसे। जब आप लोग तरबूज को बीच से काटते हैं तो चारों तरफ लाल तरबूज के बीच में काला सीड मिलता है ना, हाँ ठीक वैसे ये वाला है। तो इसको बोलेंगे वाटरमेलन मॉडल भी हम लोग इसे बोलते हैं। हम लोग इस मॉडल को वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं, या और एक टाइप का मॉडल भी इसे बोलते हैं। जैसे हमारा इंडिया में तरबूज है, हमारा जो विदेश है मतलब फॉरेन में एक पुडिंग बोलते हैं। पुडिंग को भी जैसे काटेंगे बीच से तो पाम पुडिंग, बीच बीच में से पाम मतलब ऐसे बिखरा हुआ रहता है, तो इसलिए इसी चीज को बोलते हैं पाम पुडिंग मॉडल, पाम पुडिंग मॉडल, पाम पुडिंग मॉडल। तो इसमें कुछ ज़्यादा मतलब सोचने का नहीं है, इजी चीज़ है। एक वो हमारा वाटरमेलन मॉडल और पाम पुडिंग मॉडल, इसको ऐसे ओवरऑल देखने से होगा, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अभी देखिए ये तो हम लोग समझ गए। अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे और ये वाला हम लोग समझ गए, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्या देखेंगे कि ये वाला मॉडल में प्रॉब्लम क्या था। तो बहुत सालों तक ये वाला मॉडल के ऊपर चला। इस मॉडल के लिए सर जे थॉम्सन को नोबेल प्राइज भी मिला इसके लेकर। लेकिन अल्टीमेटली बहुत सालों बाद, बहुत साल मतलब कुछ अबाउट सम ईयर्स बाद एक दूसरे साइंटिस्ट है जिनका नाम था रदरफोर्ड, जिन्होंने इस मॉडल को भी डिस्प्रूव कर दिया। समझ पा रहे कैसा टाइमलाइन आगे जा रहा है? तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन डिस्कवरी का अगर क्रेडिट देंगे किसको देंगे? सर जे थॉम्सन। तो जे थॉम्सन को हम लोग क्या क्रेडिट देंगे? इलेक्ट्रॉन डिस्कवरी। तो अगर आपको पूछे इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर किया था, क्या बोलेंगे? सर जे थॉम्सन डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है सर, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सर जे थॉम्सन डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन। अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि फेलियर ऑफ थॉम्सन एटॉमिक मॉडल, और उसी को हम लोग बोलेंगे रदरफोर्ड मॉडल। ठीक है, सो देखिए ये फेलियर ऑफ थॉम्सन मॉडल कैसे आया और रदरफोर्ड मॉडल कैसे आया, इसके लिए हमें समझना पड़ेगा। एक एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसका नाम है अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट या गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, उस चीज को हम लोग पढ़ेंगे। सो अभी जो एक्सपेरिमेंट का नाम हम लोग पढ़ेंगे उसे बोलेंगे अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। सो ये एक्सपेरिमेंट किसने किया था? सभी बोलते हैं सर रदरफोर्ड ने किया था। हाँ रदरफोर्ड ने किया था, लेकिन रदरफोर्ड ने अकेला नहीं किया था। मतलब ये वाला हमारा किया था अर्न्स्ट रदरफोर्ड बोल के एक साइंटिस्ट थे, उनके साथ
along with his students, दो स्टूडेंट्स थे, कौन कौन थे बोलिए तो, गीगर एंड मार्सडेन। तो दोनों स्टूडेंट्स के साथ मिलकर उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, जिसको हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले ये अल्फा पार्टिकल है क्या, ये जो अल्फा पार्टिकल एक्चुअली है क्या, अभी तो आप लोग पढ़े नहीं ये चीज़, तो बोल देता अल्फा पार्टिकल इज नथिंग बट ए हीलियम न्यूक्लियस। एक हीलियम न्यूक्लियस है अल्फा पार्टिकल, ये पॉजिटिव चार्ज है, अल्फा पार्टिकल है पॉजिटिव चार्ज। इसका जो चार्ज है अल्फा पार्टिकल का जो चार्ज है वो ट्वाइस द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन लेकिन पॉजिटिव है, ट्वाइस द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन लेकिन पॉजिटिव है। इसका वैल्यू क्या है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, ये पॉजिटिव चार्ज है। और अल्फा पार्टिकल का जो मास होता है, अल्फा पार्टिकल जो मास होता है 4 टाइम्स द मास ऑफ प्रोटॉन, 4 टाइम्स द मास ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन का मास होता है 1.67 × 10⁻27 kg। सो ये चीज़ पहले आप लोग नोट डाउन कर लीजिए कि अल्फा पार्टिकल है क्या, उसके बाद हम लोग अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट समझेंगे। क्योंकि अगर चीज़ क्या है उसी को अगर नहीं समझेंगे, डायरेक्ट मैं एक्सपेरिमेंट पढ़ा दूंगा तो इसमें कुछ फ़ायदा नहीं है। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि चीज़ है क्या, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए इसे लिख लीजिए। अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट एक्चुअली रदरफोर्ड और गीगर मार्सडेन कुछ और चीज़ के लिए कर रहे थे, लेकिन उन्हें कुछ और मिल गया। मतलब हम लोग जितना भी एक्सपेरिमेंट अभी पढ़ेंगे, किसी ने प्लान नहीं किया था वो एटॉमिक स्ट्रक्चर के ऊपर एक्सपेरिमेंट बनाएंगे, लेकिन सब एक्सीडेंटली उनके पास आ गया एक्सपेरिमेंट। ठीक है, समझ पा रहे हैं? क्योंकि उस समय सर जे थॉमसन भी बहुत रेनाउंड साइंटिस्ट थे और ओवरऑल सबने सोच ही लिया था कि इन्होंने जो बोला है वही सही है। मतलब हमारा अल्फा, मतलब जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है वो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन बीच में रहता है और पॉजिटिव चार्ज चारों तरफ उस पूल में हमारा समाया हुआ रहता है। लेकिन ये जो एक्सपेरिमेंट है ये पूरा चीज़ को, सिनेरियो को ही बदल दिया। तो क्या था चीज़, अभी हम लोग देखेंगे। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किन किन ने किया था वो हम लोग देख लिया। अभी देखेंगे एक्चुअली है क्या एक्सपेरिमेंट। सो उन्होंने क्या किया था, एक जगह से हाईली स्पीड अल्फा पार्टिकल को एक जगह से उन्होंने इमिट किया था। यहाँ पर जैसे अल्फा पार्टिकल ताकि चारों तरफ फैल ना जाए, इसलिए यहाँ पर उन्होंने क्या दिया था, लीड का अलग अलग ब्रिक्स दिया था। यहाँ पर क्या था, लीड का ब्रिक्स। आप लोग बोले यहाँ पर क्या है, ये सब लीड का ब्रिक्स है। यहाँ पर सब ये सब लीड का ब्रिक्स है, लीड ब्रिक्स है। और यहाँ पर उन्होंने क्या लिया, एक गोल्ड फॉइल। अब आपका मन में क्वेश्चन आएगा, सर गोल्ड फॉइल क्यों लिया, इतना सारा मेटल था उसमें से गोल्ड फॉइल सर उन्होंने क्यों लिया? इसका भी रीजन है कि गोल्ड क्या है बोलिए तो, गोल्ड हाईली मैलिएबल, हाईली मैलिएबल मतलब जिसको मार मार के हम लोग पतला शीट कर पाएंगे ना, उसको मैलिएबल बोलते हैं। मार मार के पतला शीट कर पाएंगे उसको मैलिएबल बोलते हैं। तो गोल्ड क्या है, हाईली मैलिएबल है। समझ पा रहे हैं, गोल्ड हाईली मैलिएबल, क्योंकि हमें बहुत पतला करना है, इतना पतला करना है कि जैसे सिंगल लेयर ऑफ एटम उसमें रहेगा एक गोल्ड का शीट में, वैसे में करना पड़ेगा। मतलब एकदम पतला, मतलब पतला मारते एकदम पतला थिन शीट हम लोग करेंगे। सो यहाँ से हमारा क्या होगा, एक अल्फा पार्टिकल का सोर्स है, जैसे हाईली स्पीड अल्फा पार्टिकल्स यहाँ से निकल रहा है, हाईली स्पीड अल्फा पार्टिकल्स यहाँ से निकल रहा है। ये वाला हमारा सोर्स है, यहाँ से हाईली स्पीड अल्फा पार्टिकल्स निकल रहा है। ठीक है, और यहाँ पर मेरा एक क्या है बोलिए तो, यहाँ पर मेरा एक स्क्रीन है, मतलब डिटेक्टर के लिए। यहाँ पर अलग अलग जगह पर मेरा डिटेक्टर है, मतलब यहाँ पर एक मशीन है, एक्चुअली एक मशीन है जो इसको डिटेक्ट करेगा, एक डिटेक्टर है। ठीक है, अभी देखिए अगर मैं इसको एकदम सेंटर से इसको पास कर रहा हूँ, सो देखा गया कि मैक्सिमम जो अल्फा पार्टिकल गया वैसे अनडिविएटेड पास हो गया। मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल जो गया वैसे अनडिविएटेड पास हो गया। जो एकदम सेंटर के पास से, मतलब ये जो सेंटर है इसका पास से जो अल्फा पार्टिकल गया ये थोड़ा डिफ्लेक्ट हो गया। एकदम सेंटर के पास से जो गया वैसे थोड़ा डिफ्लेक्ट हो गया एकदम सेंटर के पास से। और जो एकदम सेंटर में जाके हिट किया वो वापस उसी पाथ में वापस आ गया, इधर जाके हिट किया उसी पाथ में वापस आ गया, फिर जाके एकदम सेंटर में हिट किया इस वापस आ गया। तो देखा क्या, मैक्सिमम हमारा अल्फा पार्टिकल जो है वो अनडिविएटेड पास हो गया, और कुछ अल्फा पार्टिकल जो सेंटर के पास से गया वो क्या हुआ, ऐसे डिफ्लेक्ट हो गया। तो ये क्यों हुआ, तो एक क्वेश्चन आपका मन में आ सकता है, ये क्यों हुआ? तो देखा गया कि दो
चारों तरफ जो अल्फा पार्टिकल है वो अनडेविएटेड सीधा सीधी पास हो जा रहा है, लेकिन वो सेंटर के पास से जो अल्फा पार्टिकल जा रहा है वो अनडेविएटेड हो रहा है। क्यों हो रहा है? और एकदम जो सेंटर में हिट किया वो 180 डिग्री डेविएट होकर वापस आ गया। तो यहाँ से एक चीज़ कंक्लूजन आ गया कि मोस्ट ऑफ द एटम हमारा एम्प्टी है और जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है वो इधर सेंटर के पास ही रहेगा। क्यों पॉजिटिव सेंटर में रहेगा सर? देखिए, क्योंकि अल्फा पार्टिकल भी क्या है? पॉजिटिव चार्ज, और सेंटर में पॉजिटिव चार्ज, दोनों पॉजिटिव आपस में क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो एक चारों तरफ तो रिपेल होना चाहिए था, क्योंकि थॉमसन ने क्या बोला था? चारों तरफ पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन यहाँ क्या देखा जा रहा है कि चारों तरफ पॉजिटिव नहीं, एक ही जगह पर रिपेल हो रहा है। कहाँ पर? सेंटर में रिपेल हो रहा है। तो यहाँ से रदरफोर्ड ने कंक्लूड किया कि थॉमसन का मॉडल थोड़ा करेक्शन चाहिए, और उन्होंने बोला कि थॉमसन का मॉडल ये वाला प्रूव नहीं कर पाया, और उन्होंने क्या बोला कि एकदम सेंटर में पॉजिटिव चार्ज रहेगा, मोस्ट ऑफ द एटम वैकेंट है, और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है। हाँ, ये चीज़ उन्होंने बोला। कंक्लूजन समझ गया क्या एक्सपेरिमेंट हो रहा था? सेंटर में पॉजिटिव चार्ज है, बाकी चारों तरफ इलेक्ट्रॉन हमारे डिफ्लेक्ट कर जा रहा है। तो कहाँ से हमारा पॉजिटिव चार्ज है? सेंटर में, बाकी चारों तरफ हमारा क्या है? नेगेटिव चार्ज नहीं, बाकी चारों तरफ वैकेंट है। हाँ, बाकी चारों तरफ क्या है? वैकेंट है। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या कंक्लूजन मिला? देखिए, इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या कंक्लूजन मिला? देखिए क्या क्या कंक्लूजन मिला। कंक्लूजन मिला, मोस्ट ऑफ द एटम इज वैकेंट। सबसे पहले ये वाला हमें मिला, मोस्ट ऑफ द एटम इज वैकेंट। उसके बाद मिला द पॉजिटिव चार्ज lies at the center of atom। और ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसको इन्होंने नाम दिया था न्यूक्लियस। दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियस। और वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को उन्होंने नाम दिया प्रोटॉन। एंड द पॉजिटिव चार्ज्ड पार्टिकल को उन्होंने क्या नाम दिया? प्रोटॉन। चार्ज पार्टिकल इज कॉल्ड प्रोटॉन। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को उन्होंने क्या बोला? प्रोटॉन बोला। ठीक है, और क्या बोला उन्होंने? जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, वो ऐसे रैंडमली प्लेस नहीं है, वो एक सर्कुलर ऑर्बिट में इस प्रोटॉन का या न्यूक्लियस का चारों तरफ घूमता रहता है। न्यूक्लियस का स्पेलिंग है NUCLEUS। The negative charged electron revolves around the nucleus in circular orbit। ये था रदरफोर्ड का थ्योरी। तो ये जो थ्योरी, यहाँ से थॉमसन का मॉडल क्या हो गया? डिसअप्रूव हो गया। अभी हमारे पास एक नया मॉडल आ गया जिसको अभी हम लोग पढ़ेंगे, रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। लेकिन रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल से पहले हमें देखना पड़ेगा कि एटॉम का साइज नियर अबाउट कितना होता है। अभी हम लोग उसी चीज़ के बारे में थोड़ा देखेंगे कि एक जिसको हम लोग बोलेंगे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। एक अल्फा पार्टिकल जब जा रहा है तो एटम का कितना अंदर तक जा रहा है वो हम लोग देखेंगे कि एटम का अंदर तक घुस रहा है, लेकिन कितना अंदर तक घुस रहा है वो हम लोग देखेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसे रदरफोर्ड ने दिया था। ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में हम लोग देख लिया कि हमने क्या देखा कि ये सब चीज़ें हमने देखा है। मोस्ट ऑफ द एटम इज वैकेंट है, पॉजिटिव चार्ज सेंटर ऑफ द एटम में रहता है, न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज है, उस पॉजिटिव चार्ज को उन्होंने प्रोटॉन बोला, और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इसके चारों तरफ घूमता रहता है। ठीक है, ये किसने बोला था? रदरफोर्ड ने बोला था। तो रदरफोर्ड का आप लोग को मैं अगर शॉर्ट में उनका एटॉमिक मॉडल आप लोग को दिखाऊं, रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल कैसा होता है देख लीजिए। रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल होता है देखिए, तो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल है, यहाँ पर न्यूक्लियस है और इसके चारों तरफ ऐसे इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है। ऐसे इलेक्ट्रॉन रैंडमली घूमता रहता है, ऐसे इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है। ये वाला है न्यूक्लियस, पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस, और ये सब है इलेक्ट्रॉन। ऐसा करके गोल गोल सर्कुलर पाथ में घूमता रहता है। ये जो मॉडल है इसको बोलते हैं रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। तो यहाँ से एक चीज़ आप लोगों को मिला, क्या मिला? कि एटम का ज़्यादातर पार्ट क्या है? वैकेंट है। सर्कुलर ऑर्बिट में हमारा क्या घूमता है? सर्कुलर ऑर्बिट में हमारा इलेक्ट्रॉन घूमता है, और बीच में एकदम सेंटर में हमारा न्यूक्लियस है, पॉजिटिव चार्ज का न्यूक्लियस में। लेकिन थॉमसन ने क्या बोला था? थॉमसन ने बोला था चारों तरफ हमारा पॉजिटिव चार्ज है और बीच में रैंडमली हमारा क्या रहता है?
बीच में रैंडमली हमारा इलेक्ट्रॉन्स कहीं भी रह सकता है, लेकिन वो वाला गलत था जिसने रदरफोर्ड आके उन्होंने करेक्शन किया। लेकिन ये मॉडल भी थोड़ा डिफेक्ट है जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग और एक चीज़ निकालेंगे जिसको बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अगर इसको आप लोग डायग्राम बनाना चाहते हैं बना लीजिए कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल कैसा दिखता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच देख लेते हैं, चलिए। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, तो देखिए डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है क्या। तो देखिए अगर मैं बोलूँ यहाँ पर हमारा न्यूक्लियस है और ये हमारा एटम का स्ट्रक्चर है, तो यहाँ से एक अल्फा पार्टिकल, अगर हाई स्पीड से अल्फा पार्टिकल, अब बड़ा करके बनाता हूँ देखने में आसानी होगा। ये हमारा न्यूक्लियस है, ये हमारा एक एटम है। सो यहाँ से अगर मेरा एक अल्फा पार्टिकल हाई वेलोसिटी के साथ आए, हाई वेलोसिटी के साथ आए, तो यहाँ पर आस्ते आस्ते घुसेगा, लेकिन पूरा न्यूक्लियस तक जा नहीं पाएगा, एक पर्टिकुलर पॉइंट तक आएगा। तो ये जो जगह है, ये जो जगह है, इसको बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। इस डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं आर, इसको R0 भी बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। इसको हम लोग इधर निकालेंगे, R0 को हम लोग निकालेंगे कितना अंदर तक जा पाया। यहाँ से हम लोग को रफली क्या मिलता है, रफली हमें न्यूक्लियस का साइज मिलता है। यहाँ से रफली हमें न्यूक्लियस का साइज मिलता है, न्यूक्लियस का साइज हमें रफली मिलता है अप्रोक्सीमेट न्यूक्लियस का हमें यहाँ से साइज मिलता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा एक जा रहा है। तो इस पॉइंट में क्या हो रहा है, यहाँ पर हमें एनर्जी कॉन्जर्वेशन में लगाएंगे। तो हमारा यहाँ पर जो टोटल इनिशियल एनर्जी जो रहेगा और फाइनल एनर्जी जो रहेगा दोनों सेम रहेगा। तो हम लोग देख लेते हैं हमारा एनर्जी कॉन्जर्वेशन क्या बोलता है। हमारा एनर्जी कॉन्जर्वेशन बोलता है कि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। सो अल्फा पार्टिकल का चार्ज क्या है, हमें पता है अल्फा पार्टिकल का जो चार्ज है क्या है 2, बोलिए अल्फा पार्टिकल का चार्ज क्या है 2e। और न्यूक्लियस का चार्ज हम लोग बोल पाएंगे, न्यूक्लियस का चार्ज हमारा ओवरऑल क्या होता है, न्यूक्लियस का जो चार्ज होता है वो Ze होता है। Z क्या है सर, Z है एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर इंटू ई क्यू लिखा, बाद में आप लोगों को समझाऊंगा कि एक एटम में जितना तो प्रोटॉन रहता है उसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर। और ये पॉजिटिव चार्ज क्या है, प्रोटॉन है। तो थोड़ा देर बाद में इसको मैं आप लोगों को समझाऊंगा प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन कैसे एटम में डिस्ट्रीब्यूट रहता है। जब बोर का मॉडल पढ़ा दूंगा तब आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। अभी सिर्फ न्यूक्लियस का चार्ज क्या Ze, Z का मतलब आप लोग समझ लीजिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन। इसको आप रफली एक आइडिया लीजिए। अब बचपन में अगर पढ़ के आ चुके हैं एटॉमिक नंबर क्या है तो कॉन्सेप्ट ऑलरेडी क्लियर है आप सभी लोगों का। सो देखिए कहाँ से आ रहा है, अल्फा पार्टिकल इन्फिनिटी से आ रहा है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है K, या मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकता हूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। तो Q1 क्या है हमारा अल्फा पार्टिकल का 2e, या Q2 क्या है Ze बाई आर Q1 पोटेंशियल है Q1 Q2 बाई R। R क्या है इन्फिनिटी से आ रहा है तो इन्फिनिटी, प्लस क्या है काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी को मैं E या सिर्फ K ही लिख रहा हूँ, काइनेटिक एनर्जी को मैं E लिख रहा हूँ। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। देखिए Q1 Q2 क्या है Ze इंटू 2e बाई R। R क्या है यही डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच जो है यही R0, प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, यहाँ पर आके मेरा वेलोसिटी तो 0 हो रहा है, वेलोसिटी 0 मतलब काइनेटिक एनर्जी भी 0 होगा। फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमारा 0, क्योंकि यहाँ पर आके तो हमारा अल्फा पार्टिकल रुक जा रहा है ना, पूरा तो अंदर तक घुस नहीं जाएगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, पूरा अंदर तक घुस नहीं जाएगा, रिपल्सन का करेगा। तो रिपल्सन ही हमारा उधर क्या करेगा, उसको 0 कर देगा। तो 0 कर देगा तो वेलोसिटी हमारा 0 हो जाएगा। तो वेलोसिटी 0 तो काइनेटिक एनर्जी 0। तो हमारे पास क्या आ रहा है, समथिंग बाई इन्फिनिटी, जो भी होगा 0 होता है, ठीक है। इक्वल्स प्लस काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स, देखिए क्या होगा यहाँ पर हमारा 4 पाई एप्सिलॉन, जैसे लिखेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Ze² बाई R0, यही होगा। तो यहाँ से R0 का वैल्यू क्या आएगा, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, R0 से चल गया 2Ze² बाई क्या होगा E, ये वाला हमारा एक इक्वेशन आ गया। अभी हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, ये चीज़ हमारा आ जाएगा। तो हमने क्या लिया था,
एटम किसका लिया था, गोल्ड का एटम लिया था हमने, क्या लिया था, गोल्ड का एटम। सो गोल्ड का एटम जब हम लोग लेंगे, अभी उन सब चीज़ का हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। सो इसको अगर लिखना चाहता तो आप लोग लिख लीजिए, मैं स्क्रीन से हट जा रहा हूँ, स्क्रीन शॉट लेना चाहते तो ले लीजिए, टाइम दे रहा हूँ। 1 2 3 4 5 हो गया, ठीक है। तो देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी हमारे पास ये जो डेटा है, हमें क्या क्या हमें पता है। हमें गोल्ड का सबसे पहले लिखेंगे, गोल्ड का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 79 होता है। जेड का वैल्यू हमारे पास आ चुका है। ई क्या है, काइनेटिक एनर्जी। सो हम लोग देखेंगे जब हमारा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा तब हमारा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होगा, मिनिमम होगा ना। तो हमें इसका तो मिनिमम ही चाहिए न्यूक्लियस का साइज के लिए। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, क्लोजेस्ट का मतलब है जितना कम होगा, तो हमें R0 को कम करने के लिए इसका वैल्यू मैक्सिमम चाहिए। तो इसका भी एक वैल्यू है, ये वाला मैं मन से नहीं लिख रहा हूँ, एक्सपेरिमेंटली पाया गया। मैक्सिमम एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या होता है पता है, मैक्सिमम एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल ई मैक्स होता है 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब भी क्या है, 7.7 इंटू 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब ही है 7.7 10⁶ इंटू 1.6 10⁻⁻19 जूल्स, इसका मतलब होता है। बाकी सब वैल्यू हमें पता है, तो बाकी सब वैल्यू इधर पुट कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पर एक वैल्यू आ जाएगा। तो अगर मैं साइड में लिखूँ ये वाला चीज़, तो इसका वैल्यू, तो R0 का वैल्यू क्या होगा, देखिए सबसे पहले 1/4πε0, इसका वैल्यू क्या होता है 9 इंटू 10⁹। इसका वैल्यू हमें पता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ के आ चुका है, लिख दिए। इंटू का है 2, Z का वैल्यू क्या है 79, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है 1.6 10⁻⁻19 का होल स्क्वायर, डिवाइडेड बाई ई के काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू कितना है, ये वाला आया, ये वाला वैल्यू लिख देंगे 7.7 10⁻6 इंटू 1.6 10⁻⁻19। ये जो वैल्यू आएगा आप लोग देखिए, पहले 10 का ऑर्डर समझिए कितना हो रहा है, उसके बाद हम लोग वैल्यू लिखेंगे। 10⁹ प्लस 9, इसको इंटू 2 करेंगे 10⁻38, -38 प्लस 9 कितना होता है, -38 प्लस 9 कितना होता है -29, -29 ऊपर जब आएगा ये वाला प्लस 19, -29, देखिए -29 प्लस 19 क्या होगा, माइनस करेंगे तो 0 10, -10 आ रहा है, -10 और यहाँ पर ऊपर जाए -6, तो -16। सो अभी मैं इसको 10⁻⁻15 लिख रहा हूँ, और यहाँ पर हमारा ओवरऑल क्या आ जाएगा, -15 उधर लिख दिए। यहाँ पर जब -15 करेंगे, यहाँ पर जो वैल्यू आएगा ये 30 के आसपास आएगा, नियरली इक्वल टू 30 के आसपास आएगा। कैसे मैंने लिखा 30 के आसपास, देखिए यहाँ पर देखिए, ठीक है। आप बोलेंगे सर -16 था, -16 लिखे, मैं लिख दिया -16। अभी देखिए वैल्यू लिखेंगे, 9 इंटू 2 18, इसको 79 को 80 पकड़ लीजिए। सो 9 इंटू 2 इंटू उसको 80 पकड़ लीजिए, ओवरऑल मैं अप्रॉक्सीमेट से कर रहा हूँ। 7.7 को क्या पकड़िए, 7.7 को, ठीक है, प्रॉब्लम 1.6 को 1.6 ही रखिए, 7.7 है तो इसको आप लोग 8 भी कर सकते हैं, ओवरऑल 8 कर दीजिए। 1.6 को अभी मैं 1.6 से रख रहा हूँ, तो देखिए 2 इंटू 0.8, एक 0 जाएगा 100, ठीक है। अभी इसको 7.7 था तो 8/9 है तो 9/8। सो इसको आप लोग सॉल्व करेंगे, 7.7 अगर रखते हैं, प्रॉब्लम नहीं था, इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, तो 7 करिए, ठीक है, 8 ही कर लीजिए। तो 9/8 कितना होता है, 9/8 90, 8 इंटू 3 8 इंटू 9 8 इंटू 10, ठीक है, 8 1 से 8 अगर करते हैं 0, 8 1 से 8 ऐसे करके चलता रहेगा, 1.1 ऐसे चलता रहेगा। लेकिन एक्चुअली आप लोग कैलकुलेटर में वैल्यू पुट करेंगे, ये जो वैल्यू आएगा ओवरऑल हमारा 30 इंटू 10⁻15 के पास ही आएगा। ये जो वैल्यू आएगा 30 10⁻, नियरली इक्वल टू इसका वैल्यू आएगा, देखिए 30 10⁻15 किसमें आएगा, ये मीटर में आएगा, ओवरऑल मीटर में आएगा। आप लोग कैलकुलेटर में वीडियो पॉज करके वैल्यू पुट करके देख लीजिए, 30 10⁻15 मीटर के पास ही ओवरऑल आएगा। कैलकुलेटर सॉल्व कर देगा। मैं कैसे बोल रहा हूँ, क्योंकि ये एक थियोरिटिकल पार्ट है, इसका वैल्यू फिक्स्ड ऐसा होता ही है, इसका वैल्यू ऐसा इसलिए मैं बोल पा रहा हूँ। और 10⁻15 मीटर का मतलब है फर्मी, तो इसको हम लोग बोल पाएंगे 30 फर्मी। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच हमारा क्या आ गया, 30 फर्मी। 1 फर्मी का मतलब है 10⁻15 मीटर। तो ये हमने क्यों किया, ये यहाँ से हमें ये मिला कि एक न्यूक्लियस का साइज ओवरऑल क्या होता है। तो ओवरऑल डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच हमें क्या देता है, एक न्यूक्लियस का साइज देता है। तो देयरफॉर
न्यूक्लियस का साइज कितना आ गया 10⁻⁻15 मीटर अप्रॉक्स आ गया न्यूक्लियस का साइज। तो ये वाला आप लोगों को क्वेश्चन आ सकता है, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके फाइनल एग्जाम के लिए। वहाँ पर आप लोगों को बोल देगा कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच एंड व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट साइज ऑफ न्यूक्लियस फ्रॉम इट। तो आप लोग इस चीज़ को हम लोग करेंगे और पूरा सॉल्व हो जाएगा। समझ पा रहे हैं, बहुत ही ईजी चीज़ है, ये पूरा आएगा 2 से 3 नंबर का आएगा। तो इसी तरह से आप लोगों को करना पड़ेगा। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। दिस इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, हो गया। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच हमें क्या देता है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच हमें अप्रोक्सीमेट साइज ऑफ न्यूक्लियस देता है। अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे, क्या देखेंगे, ये वाला तो हम लोग समझ गए। और रदरफोर्ड का जो मॉडल था उसको हम लोग फिर से थोड़ा डिस्कस करके फिर उसका प्रॉब्लम भी हम लोग देखेंगे। देखिए क्या है। सो रदरफोर्ड ने क्या बोला, रदरफोर्ड में बोला बीच में न्यूक्लियस रहेगा, उसके चारों तरफ ऐसे इलेक्ट्रॉन घूमता रहेगा, उसके चारों तरफ उसके इलेक्ट्रॉन घूमता रहेगा, ये रदरफोर्ड ने बोला। और एकदम बीच में हमारा पॉजिटिव चार्ज रहेगा, मोस्ट ऑफ द एटम वैकेंट रहेगा। उन्होंने और एक चीज़ बोला था, वो इलेक्ट्रॉन का जो सेंट्रीपेटल फोर्स है, इलेक्ट्रॉन का जो सेंट्रीपेटल फोर्स है और उसका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो दोनों सेम होगा। सेंट्रीपेटल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों सेम होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है उसके लिए जो सेंट्रीपेटल फोर्स होगा वो इस न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उससे हमारा क्या होगा, सेम रहेगा। तो ये सब चीज़ें रदरफोर्ड ने बोला था, ठीक है, ये सब चीज़ें रदरफोर्ड ने बोला था। अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे इसमें प्रॉब्लम क्या राइज हुआ। रदरफोर्ड मॉडल तो ओवरऑल सभी लोगों को लग रहा है कि ये वाला मॉडल सबसे एक्यूरेट मॉडल है, सबसे अच्छा मॉडल है, लेकिन इस मॉडल में भी बाद में हमें डिसअप्रूव मिला। तो क्या मत था वो डिसअप्रूव, क्योंकि हमारे उस टाइम में और भी कॉन्टेम्पोरेरी साइंटिस्ट थे और वहाँ पर हमारे कुछ थ्योरी उन्होंने दिया था। तो सबसे पहले जो थ्योरी हमें मिला था वो था मैक्सवेल का थ्योरी। सो मैक्सवेल, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बहुत ही बड़े साइंटिस्ट, आप सभी लोग पढ़े हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में मैक्सवेल इक्वेशन आप लोग पढ़े हैं। तो मैक्सवेल ने क्या बोला था, एवरी एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल emits रेडिएशन, एवरी एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल एमिट्स रेडिएशन। मतलब क्या है इसका, कि जो भी एक्सीलरेटेड पार्टिकल होगा वो रेडिएशन एमिट करेगा। अब इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन तो एक चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन क्या है, एक चार्ज पार्टिकल है सर। सो इलेक्ट्रॉन अगर चार्ज पार्टिकल है सर, तो इधर क्या प्रॉब्लम अराइज हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन, रदरफोर्ड ने बोला इलेक्ट्रॉन घूम रहा है न्यूक्लियस, तो घूमते घूमते वो तो कुछ एनर्जी रेडिएट करेगा। इलेक्ट्रॉन तो घूम रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन एनर्जी रेडिएट करेगा। तो स्लोली क्या होगा, स्लोली वो एनर्जी लॉस करेगा, स्लोली एनर्जी लॉस करते करते क्या होगा, लॉस, और अल्टीमेटली क्या होगा, अल्टीमेटली फॉल टू न्यूक्लियस। यही तो होगा ना, क्योंकि रदरफोर्ड ने तो बोला नहीं था कितना एनर्जी लेके इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, ये तो रदरफोर्ड ने बोला नहीं था। रदरफोर्ड ने यही बोला इलेक्ट्रॉन घूमेगा इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो मतलब उसकी एनर्जी लॉस होगा। तो क्या होगा अल्टीमेटली, देखिए ये अगर हमारा न्यूक्लियस है, सो इलेक्ट्रॉन घूमते 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 अल्टीमेटली क्या होगा, एक टाइम आएगा जब इलेक्ट्रॉन अपना एनर्जी पूरा लूज कर देगा। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, घूमते 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 इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ आएगा, फिर घूमते 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 अल्टीमेटली हमारा इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ऐसे आके मेरे न्यूक्लियस में फॉल कर जाएगा, क्योंकि एनर्जी लॉस होगा ना, धीरे धीरे घूम रहा है, मतलब यहाँ से कुछ एनर्जी लॉस हो जा रहा है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब घूम रहा है, यहाँ से क्या हो रहा है, एनर्जी लॉस हो रहा है, यहाँ से एनर्जी लॉस हो रहा है। तो अल्टीमेटली ऐसे घूमते घूमते एनर्जी लॉस होते होते हमारा कहाँ आगे फॉल हो जाएगा, हमारा फॉल हो जाएगा न्यूक्लियस में फॉल हो जाएगा, और यहीं से क्या होगा, एटम का एग्जिस्टेंस नष्ट हो जाएगा। लेकिन ये तो एक्चुअली होता नहीं है, बट दिस इज नॉट ट्रू, बट दिस इज नॉट ट्रू। तो ये तो ट्रू नहीं है, और यहीं से रदरफोर्ड मॉडल भी डिसअप्रूव हो चुका है। तो ये फिर से साइंटिफिक कम्युनिटी में मत चारों तरफ एक मतलब ये मच गया, प्रॉब्लम मच गया, सर ये भी गलत है, तो फिर सही क्या है, थॉमसन ने बोला तो आपने उससे तो करेक्शन किया, रदरफोर्ड आया, रदरफोर्ड का भी इससे प्रॉब्लम आ गया, तो इसको करेक्शन कौन करेगा, तो इसको करेक्शन करने आए साइंटिस्ट नील्स बोर, जिन्हें हम लोग फादर ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स भी बोलते हैं। नील्स बोर ने यहाँ पर करेक्शन किया
और हम लोग अभी पढ़ेंगे बोर रदरफोर्ड मॉडल या बोर का करेक्शन पढ़ेंगे। बोर ने अलग से कुछ नया मॉडल नहीं दिया, बोर ने यही रदरफोर्ड मॉडल को थोड़ा मॉडिफाई कर दिया, थोड़ा करेक्ट कर दिया और कुछ रूल्स दिया। तो ये जो बोर ने कुछ रूल्स दिया, उसी रूल्स को हम लोग बोलते हैं बोर्स पोस्टुलेट। तो अभी हम लोग देखेंगे कि बोर्स पोस्टुलेट क्या था, रदरफोर्ड मॉडल को करेक्शन के लिए क्या क्या पोस्टुलेट था, और उसके बारे में हम लोग समझेंगे आगे जाके मॉडल कैसे करेक्शन हुआ। तो अभी हम लोग उसी चीज़ को देखेंगे जिसका नाम है बोर्स पोस्टुलेट्स। देख लीजिए, यह भी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बोर्स पोस्टुलेट्स। तो बोर्स पोस्टुलेट्स क्या है, देखिए सबसे पहले बोर पोस्टुलेट, सबसे पहले बोर ने क्या हुआ, सबसे पहले उन्होंने एटम को स्टेबलाइज किया। ये एटम का रैंडमली, रदरफोर्ड बोला था रैंडमली एटम घूमता रहता है ऑर्बिट में, लेकिन ऑर्बिट्स का जो पर्टिकुलर जो नाम देके उनका कितना एनर्जी असाइन होगा उसको कौन बोला, वो बोला बोर ने। तो सबसे पहले क्या बोला बोर ने, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, अराउंड द न्यूक्लियस in fixed circular orbits, namely उन्होंने नाम दिया था, क्या क्या नाम दिया था, K शेल, M शेल, N शेल, ऐसा करके चलता रहेगा, फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट में चलेगा, जिसका अलग अलग नाम दिया, K शेल, L शेल, M शेल, N शेल, O शेल, ऐसा करके चलता रहेगा। उसके बाद जितना ऊपर जाएगा एनर्जी बढ़ेगा। व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल, हायर एनर्जी लेवल टू लोअर लेवल, टू लोअर लेवल, इट रेडिएट्स एनर्जी। लिख लीजिए, फिर मैं एक एक पॉइंट को समझाऊंगा। रेडिएट्स एनर्जी and when it jumps from कहाँ से कहाँ, lower to higher, from lower to higher क्या होगा, it absorbs energy। lower to higher क्या करेगा, absorb energy। मैं एक एक चीज़ को थोड़ी देर बाद समझाऊंगा, मैं सब पॉइंट्स लिख देता हूँ। तो सबसे पहले क्या हुआ, देखिए उन्होंने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन जो घूमता है वो पर्टिकुलर ऐसे ऑर्बिट उन्होंने नाम दे दिया था। सबसे पहला ऑर्बिट को उन्होंने बोला K शेल, L शेल, M शेल, ऐसा फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट में रहेगा। फिर क्या हुआ, उन्होंने बोला एक हाई ऑर्बिट से जब लो ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन आएगा, हाई ऑर्बिट से लो इलेक्ट्रॉन आएगा तो ये एनर्जी क्या करेगा, ऐसे एमिट करेगा, और लो से जब हाई में जाएगा ये क्या करेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। तो रदरफोर्ड का जो दो प्रॉब्लम था वो तो पहले सुधर गया कि शेल का नाम दे दिया, और इलेक्ट्रॉन जब ऊपर से नीचे आएगा एनर्जी वो रिलीज कर देगा, जब नीचे से ऊपर जाएगा एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा। तो मैक्सवेल का थ्योरी भी इधर हमारा क्या हुआ, वैलिड हो गया, कि मैक्सवेल का थ्योरी भी फेल नहीं किया। इसके बाद उन्होंने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स हैव एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम in the integral multiple, in the integral multiple of h by 2 पाई। मतलब क्या है, उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम होगा, L है एंगुलर मोमेंटम, वो क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h by 2 पाई, जहाँ पर n क्या है, इंटीजर 1 2 3 ऐसा करके चलता रहेगा, और h by 2 पाई एक पर्टिकुलर एक वैल्यू है इसका। h का वैल्यू तो आप लोगों को पता है प्लैंक कांस्टेंट, लेकिन ये जो h by 2 पाई इसको हम लोग एक नया टर्म बोलते हैं, h कट भी बोलते हैं। इसको जान के रखिए, इसको आप लोग बाद में हायर क्लास में क्वांटम मैकेनिक्स में देखेंगे। h by 2 पाई का मतलब है h कट। अगर वैल्यू पुट करेंगे हम लोग, ये h का वैल्यू क्या है, 6.626 10⁻34 बाई 2 पाई। अगर वैल्यू पुट करेंगे तो h कट का जो वैल्यू आएगा वो याद करके रखिए, फिक्स्ड वैल्यू है 1.055 10⁻34 जूल सेकेंड। ये वाला है h कट का वैल्यू 1.055 10⁻34 जूल सेकेंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वैल्यू, इसको जान के रखिए। और एंगुलर मोमेंटम का मतलब ही mvr, सो mvr इक्वल्स टू nh बाई 2 पाई या n h कट।
पहले 3 तो लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक देखिए समझ पा रहे कि नहीं? स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले लीजिए, मैं स्क्रीन से हट जा रहा हूँ आप लोगों के लिए, पूरा एकदम इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ठीक है, ये 3 था, ले लिए, ये 3 था बेसिक हमारा सब इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट। इसके बाद और भी पॉइंट था, जैसे अब मैं अभी मुंह से बोल लिखूंगा नहीं, बाकी जो पॉइंट है वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं लिखूंगा नहीं, मैं से बोल दे रहा हूँ। इसके बाद जो पॉइंट नंबर 4 था, वहां पर बोर ने क्या बोला? बोर ने बोला इलेक्ट्रॉन जब एक ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, लिख ही देता हूँ आप लोगों के लिए सुविधा होगी, लिख ही देता हूँ। इलेक्ट्रॉन जब एक ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है तब वो कोई रेडिएशन एमिट नहीं करता है, जब वो जंप करता है तभी रेडिएशन एमिट होगा। जब एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूमेगा तब कोई भी रेडिएशन एमिट नहीं करेगा। तो 4 इलेक्ट्रॉन revolving in a particular orbit, revolving in a particular orbit do not emit radiation। एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में जब रिवॉल्व करता है रेडिएशन एमिट नहीं करता है, ठीक है। पर्टिकुलर ऑर्बिट में कोई भी रेडिएशन एमिट नहीं करेगा, और इलेक्ट्रॉन जिस शेल में घूमता है उसका जितना एनर्जी है उसके अकॉर्डिंग पर्टिकुलर शेल में घूमता है। मतलब क्या है? इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन हैज सेम एनर्जी एज दैट ऑफ द शेल इन व्हिच इट इज रिवॉल्विंग। मतलब अगर कोई इलेक्ट्रॉन के शेल में रिवॉल्व करता है तो उसका जो एनर्जी है और के शेल का जो एनर्जी वो सेम है। अगर एल शेल में करता है तो एल शेल का एनर्जी और उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सेम है। तो ये क्या किया बोर ने? क्या किया बोर ने? रदरफोर्ड का मॉडल को थोड़ा मॉडिफाई करके उसको फिक्स्ड हमें क्या दिया? एक फिक्स्ड हमें स्ट्रक्चर दिया कि ऐसा एक मॉडल होता है। समझ पा रहे हैं ना? एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर हमें दिया। तो ये अब से हमें क्या मिला? फिक्स्ड एटॉमिक स्ट्रक्चर का मॉडल मिल गया, और उसको अभी हम लोग बनाएंगे जिसको हम लोग बोलते हैं बोर सोमरफेल्ड मॉडल। तो चलिए देख लेते हैं वो मॉडल क्या है। देखिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए सो अभी हम लोग पढ़ेंगे क्या? बोर, इसको बोर सोमरफेल्ड मॉडल भी बोलते हैं। अब बोर का जो मॉडल है, मतलब रदरफोर्ड मॉडल को करेक्ट करके जब बोर ने मॉडल दिया उसको बोर सोमरफेल्ड मॉडल भी बोलते हैं। मतलब क्या है देखिए, मैं इधर ही बनाता हूँ बीच में। सबसे सेंटर में रहेगा न्यूक्लियस, और उसके चारों तरफ ऐसा फिक्स्ड ऑर्बिट में क्या घूमेगा? थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा हो गया। एक फिक्स्ड ऑर्बिट में हमारा इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमता रहेगा, ठीक है। तो पहला शेल का नाम है के एल एम एन, ऐसा करके चलता रहेगा। सो ये वाला है हमारा। थोड़ा अब डायग्राम तो समझ ही पा रहे हैं, बहुत ही अच्छा मैं ड्राइंग बनाता हूँ। थोड़ा इधर उधर हो गया, लेकिन इधर उधर होने से कोई प्रॉब्लम नहीं। बोर सोमरफेल्ड मॉडल कुछ ऐसा होता है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन लोअर लेवल से हायर लेवल में उठता है, नीचे से ऊपर उठता है, ये क्या करेगा? एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। और जब भी कोई हायर लेवल से लोअर लेवल आता है कोई इलेक्ट्रॉन, ये एनर्जी क्या करेगा? एमिट करेगा। तो यहीं से प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो गया कि मैक्सवेल ने जो बोला था कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी तो बैलेंस नहीं हो रहा है सर इधर, लेकिन यहाँ से हमें एनर्जी बैलेंस मिल गया। तो ये है हमारा बोर सोमरफेल्ड मॉडल। तो ये अभी आप लोगों को मैं क्वेश्चन करूंगा कि ये मॉडल एक्चुअली एक्यूरेट है, ये मॉडल का सही है? अब बोलेंगे, मैं ऑप्शन दे रहा हूँ कि इस मॉडल करेक्ट। आप लोग को मैं पहला ऑप्शन दे रहा हूँ येस, सेकंड ऑप्शन दे रहा हूँ नो। मतलब इज दिस मॉडल करेक्ट फॉर ऑल एटम्स? अगर मैं आप लोग को क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग का क्वेश्चन है येस नो, बोलेंगे नन ऑफ द अबव, तो कौन सा करेक्ट होगा? आप लोग कमेंट करके बोलिए येस नो। मैं 10 तक गिनूंगा तब तक कमेंट करना है। ए बी या सी? ये वाला ए है, ये वाला बी है, ये वाला सी है। मैं 10 तक कमेंट कर रहा हूँ, बोलिए ए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डन, कमेंट कर लिए। सो कितने बच्चे ने यस लिखा? हाथ ऊपर कीजिए। कितने बच्चे ने नो किया? एक्चुअली होगा नन होगा। हाँ, तो बोलेंगे सर तो आप तब से क्या गलती पढ़ाए जा रहे हैं, गलती पढ़ाए जा रहे हैं? नहीं बच्चा, ऐसा नहीं है। देखिए क्या हो रहा है कि ये जो मॉडल है, ये मॉडल सिर्फ और सिर्फ वैलिड होता है उन सब एटम के लिए जिनका क्या सिंगल इलेक्ट्रॉन है।
दिस मॉडल मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पर, बोर का जो मॉडल है, बाकी थॉमसन और रदरफोर्ड तो पूरा गलत मॉडल है, बोर मॉडल थोड़ा सही हुआ, लेकिन एक पर्टिकुलर कंडीशन में ये वाला सही हुआ, हमेशा कंडीशन में सही नहीं हुआ। कि मैं लिख ही देता हूँ, दिस मॉडल इज ओनली वैलिड फॉर एटम्स हैविंग क्या, सिंगल इलेक्ट्रॉन, एटम्स हैविंग सिंगल इलेक्ट्रॉन, जिन लोगों के पास एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा उनके लिए वैलिड है। जैसे कि कौन सा, जैसे कि हाइड्रोजन एटम, उसके बाद He+, Li++ या Li2+ बोल सकते हैं, इन सब चीज़ों में जहाँ पर हमारा सिंगल इलेक्ट्रॉन है, हीलियम प्लस में एक तो इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया गया तो हीलियम में होता है, Li2+, तो ये सब चीज़ें हमें जानना पड़ेगा, समझ पा रहे हैं ये सब चीज़ें। तो ये था बोर सोमरफेल्ड मॉडल, लेकिन ये कहाँ पर वैलिड है, एटम्स हैविंग सिंगल इलेक्ट्रॉन, जैसे हाइड्रोजन एटम हो गया, हीलियम प्लस हो गया, Li2+ हो गया, इन सब के लिए वैलिड होता है, समझ पा रहे हैं, ठीक है। सो ये वाला हम लोग समझ लिए। तो अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे, ये तो हम समझ गए, फिर आगे बढ़ेंगे, चलिए। सो हमें बोर का मॉडल भी हम लोग समझ गए। सो अभी आप लोगों को मैंने जब पढ़ाया था थोड़ी देर पहले, वहाँ पर मैंने एक चीज़ लिखा था एटॉमिक नंबर। तो एक्चुअली एटॉमिक नंबर है क्या, ये भी आप लोग को समझना पड़ेगा। हम लोग जब आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक एटॉमिक नंबर है क्या। सो देखिए, हम इधर फिर से मैं छोटा करके एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाता हूँ। और एक चीज़ मैं बोल देता हूँ, ये वाला चीज़ आप लोगों का सिलेबस में नहीं है कि प्रोटॉन डिस्कवरी कैसे हुआ, लेकिन मैं बोल देता हूँ कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के अलावा भी और एक पार्टिकल एटम में रहता है न्यूक्लियस में, जिसका नाम है न्यूट्रॉन। सो देखिए, इलेक्ट्रॉन क्या है, मैं लिख देता हूँ, इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, 1.6 × 10⁻19 कूलम, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। इलेक्ट्रॉन का मास क्या है, 9.1 × 10⁻31 kg, ये इलेक्ट्रॉन का मास है। ये इलेक्ट्रॉन का मास है, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। फिर क्या आया, प्रोटॉन आया। प्रोटॉन क्या आया, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज, इसका भी चार्ज सेम, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो भी इसका चार्ज सेम है, और इसका मास इलेक्ट्रॉन से बहुत ज़्यादा है, यह है 1.67 × 10⁻27 kg, यह है प्रोटॉन का मास। ये मास इलेक्ट्रॉन से बहुत ज़्यादा है, नो प्रॉब्लम। लेकिन बहुत सालों तक साइंटिस्ट नहीं सोचा कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है ये है। तो यहाँ से हमें एक चीज़ मिला कि चार्ज तो हमारा बैलेंस हो जा रहा है, ये जितना नेगेटिव चार्ज है ये उतना ही हमारा पॉजिटिव चार्ज है, चार्ज तो बैलेंस हो गया। लेकिन मास में बहुत अंतर दिखा रहा था, यहाँ पर मास -31 -27। एटम का हमारा जब देखेंगे वहाँ पर एक, आप लोग बाद में सीखेंगे कि स्पिन बोल के एक चीज़ है, वहाँ पर थोड़ा डिसबैलेंस आ रहा था। तो बहुत सारे साइंटिस्ट सोचे कुछ तो एक पार्टिकल है, कुछ तो और छिपा है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के अलावा, कुछ तो ऐसा है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, अल्टीमेटली उसी चीज़ को किसने फाइंड किया, साइंटिस्ट जेम्स चैडविक ने। जेम्स चैडविक ने बहुत सालों बाद एक नया पार्टिकल डिस्कवर किया, कहाँ पर, न्यूक्लियस में, जिसका नाम क्या था, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का मतलब है न्यूट्रल, न्यूट्रॉन का मतलब है न्यूट्रल, एक न्यूट्रल चार्ज जिसका क्या है, नो चार्ज, इसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं है, मतलब न्यूट्रॉन का चार्ज हमारा 0 है, चार्ज 0 है, और इसका मास जो होता है एक प्रोटॉन का मास के ओवरऑल सेम होता है, 1.67 × 10⁻27 kg। और ये दोनों कहाँ रहता है, ये दोनों कहाँ रहता है, न्यूक्लियस के अंदर रहता है। ये दोनों कहाँ रहता है, न्यूक्लियस के अंदर रहता है। सो हमारा देखें 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स हमें मिला अभी तक। एक एटॉम में 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स, एक है इलेक्ट्रॉन, एक है प्रोटॉन, एक है न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है और न्यूक्लियस में क्या रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। प्रोटॉन का चार्ज ये है, न्यूट्रॉन का चार्ज 0 है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का मास हमारा सेम है। अभी ये हम देख ले कि एटम के अंदर क्या क्या रहता है। अभी एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोग देखेंगे कि एटॉमिक नंबर क्या है, मास नंबर क्या है, ये वाला पहले नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। एक मिनट, कैमरा में सब ठीक से आ रहा है तो मैं थोड़ा चेक कर लेता हूँ कैमरा में ठीक से आ रहा है कि नहीं। हाँ, कैमरा में पूरा एकदम बढ़िया से आ रहा है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देख लीजिए, सबसे पहले हम लोग क्या बोलेंगे, एटॉमिक नंबर, मास नंबर क्या है। सो देखिए, यहाँ पर अगर हमारा एक एटम है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमता है, इलेक्ट्रॉन घूमता है। यहाँ पर क्या है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्लस क्या रहता है, न्यूट्रॉन रहता है, और इसके चारों तरफ क्या घूमता है, चारों तरफ ऐसे इलेक्ट्रॉन घूमता है।
सो एटम में दो चीज़ है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, दोनों चीज़ है। सो एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर जब भी आप लोग को बोलेंगे इसको जेड से हम लोग डिनोट करते हैं, ये कुछ भी नहीं है। एटॉमिक नंबर मतलब एक एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, या हम लोग बोल सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जान के रखिए एक एटम में प्रोटॉन नंबर और इलेक्ट्रॉन नंबर सेम होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होता है। तो एटॉमिक नंबर इज नथिंग बट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और एक चीज आप लोग को जानेंगे जिसका नाम है मास नंबर। मास नंबर को हम लोग ए बोलते हैं। मास नंबर क्या है, मास है टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। सो मास नंबर क्या है, मास नंबर है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का एडिशन और कुछ नहीं। जो एक एटम को हम लोग कैसे लिखते हैं, एक एटम को हम लोग ऐसे लिखते हैं AXZ, ए है मास नंबर, Z है एटॉमिक नंबर। एज फॉर एग्जाम्पल हम लोग लिख सकते हैं 4He2, मतलब हीलियम का हमारे पास क्या है, मास नंबर है 4, एटॉमिक नंबर है 2, मतलब हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है 2 प्रोटॉन है। और न्यूट्रॉन नंबर कैसे होगा, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर करेंगे, न्यूट्रॉन नंबर आ जाएगा, दैट इज 4 - 2 क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। तो हीलियम में कितना न्यूट्रॉन है, 2 है। जैसे ऑक्सीजन का लिखेंगे तो 16O8, ऑक्सीजन में न्यूट्रॉन नंबर कितना हो जाएगा, 16 - 8 8 हो जाएगा। मास नंबर है 16, एटॉमिक नंबर है 8। जैसे हम लोग लिख सकते हैं 40, पोटेशियम 19, ये हम लोग लिख सकते हैं। तो पोटेशियम में इलेक्ट्रॉन नंबर कितना है, 19, प्रोटॉन नंबर कितना है, 19, और न्यूट्रॉन नंबर कितना है, दोनों को माइनस करेंगे। सो क्या हो जाएगा 19 और बोलिए क्या होगा, 19 और 40 माइनस करेंगे तो क्या होगा, बोलिए क्या हो जाएगा, बोलिए 21 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं, 21। तो यहाँ पर न्यूट्रॉन नंबर कितना हो गया, 21। तो ऐसा करके हम लोग बोल सकते हैं पोटेशियम, अलग अलग चीज़ें हम लोग बोल सकते हैं। कैल्शियम का अगर बोले हम लोग 40 Ca20, तो इधर न्यूट्रॉन नंबर कितना हो जाएगा, 20 आ जाएगा। ऐसा अलग अलग चीज़ के लिए हम लोग बोल सकते हैं एटम के लिए। तो यह न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और एटॉमिक नंबर, मास नंबर समझ गए। यहाँ से और 3 चीज़ हमें पढ़ना पड़ेगा कि आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन, उसको हम लोग बाद में आगे पढ़ेंगे। अभी ये चैप्टर में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा आगे जाके हम लोग जब न्यूक्लियस पढ़ेंगे तब आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा कि आइसोटोप क्या है, आइसोटोन क्या है और आइसोबार क्या है। न्यूक्लियस में पढ़ाऊंगा, अभी मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ। अभी हमारा जो फोकस ऑफ डिस्कशन है वो इस बोर्स मॉडल के ऊपर हमें कुछ थ्योरी हमें पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद वो सब चीज़ें पढ़ाऊंगा। सिर्फ आप लोगों को मैंने एटॉमिक नंबर, मास नंबर इसलिए बता दिया कि अभी हम लोग जो पढ़ेंगे वहाँ पर एटॉमिक नंबर का यूजेस है और सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज जो है उन सबका क्या चीज़ है, उसका मतलब क्या, वो भी आप लोग समझ गए कि एटॉमिक नंबर क्या देता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑफ एटम। और मास नंबर और एटॉमिक नंबर को माइनस करेंगे, वहाँ से क्या मिलेगा, मास और एटॉमिक नंबर को माइनस करने से क्या मिलेगा, बोलिए, हमें मिलेगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द एटम। ठीक है, तो चलिए ये तो हम लोग समझ लिए। अभी देखिए वही बोर का मॉडल हम लोग फिर से बनाएंगे। बोलेंगे सर तब से आप लोग डायग्राम बनाए जा रहे हैं, तो नो प्रॉब्लम, बनाए जा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन जब घूम रहा है उसके अंदर क्या रहेगा, उसके अंदर एक हमारा एनर्जी रहेगा। तो हमें रदरफोर्ड का थ्योरी से हमें क्या पता है, हम लोग को पता है सेंट्रीपिटल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों सेम रहेगा। तो इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है उसका सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता है, mv²/r, m होता है इलेक्ट्रॉन का मास, और इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, 1/4πε0। एक न्यूक्लियस का चार्ज कितना होता है, एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना, Z/E, तो जितना प्रोटॉन रहेगा उतना Ze। क्या घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है, E, तो इसका चार्ज क्या होगा, E/r²। अरे देखिए ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मतलब क्या था, 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो Q1 का वैल्यू Ze है, मतलब न्यूक्लियस का चार्ज। Q2 क्या है, E, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो मल्टीप्लाई करेंगे। R क्या है, R है रेडियस ऑफ द एटम, इसका जो रेडियस है इसको हम लोग R बोलेंगे। ठीक है, मैं भी सिंगल, मैं एक ऑर्बिट के लिए कर रहा हूँ, जब दूसरा ऑर्बिट के लिए होगा चेंज हो जाएगा। मैं एक और मतलब उसका जो रेडियस है वो हमें मिल जा रहा है। ठीक है, V है वेलोसिटी। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे देखिए क्या आ रहा है, यहाँ से अगर v² का मैं वैल्यू निकालूँ, v² का वैल्यू आएगा 1/4πε0 Ze² इंटू r/m। तो ये वाला कट गया, तो क्या पड़ा रहेगा, v² का वैल्यू आ गया 1/4πε0
जेड ई स्क्वायर बाई आर इंटू एम। अभी देखिए हमारे पास बोर का थ्योरी से हमें क्या पता है, बोर का थ्योरी से हमें पता है, बोर्स थ्योरी से क्या पता है बोलिए, बोर्स थ्योरी से हमें पता है एंगुलर मोमेंटम इक्वल्स टू एम वी आर इक्वल्स टू एन एच बाई 2 पाई, हमें वैल्यू पता है। तो यहाँ से अगर v का वैल्यू पुट करूँ, v का वैल्यू क्या होगा, एन एच बाई 2 पाई इंटू एम आर, एन एच बाई 2 पाई इंटू एम आर, वही एम आर का वैल्यू मैं इधर पुट करूँगा तो क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर का वैल्यू उसका होल स्क्वायर होगा, इसका वी स्क्वायर का वैल्यू एकदम निकाल लेते हैं, वी स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर आर स्क्वायर, यही होगा ना। तो मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई, देखिए मैं क्या वैल्यू इधर लिख रहा हूँ, एन स्क्वायर एच स्क्वायर, वो जो वैल्यू इधर पुट कर रहा हूँ, बाई 4 पाई स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर आर स्क्वायर 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर बाई आर इंटू एम। देखिए जो जो कटेगा मैं काट देता हूँ, 4 है यहाँ पर, 4 है कट गया, एक पाई, पाई स्क्वायर कट गया, एक आर है, आर स्क्वायर कट गया, एम है, एम स्क्वायर कट गया, और कुछ कटेगा नहीं, बाकी सब नहीं कटेगा। तो देखिए क्या होगा, ये आर इधर कट गया, इधर एक आर है, तो मैं इधर लिख दे रहा हूँ एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई, देखिए पाई एम इंटू आर इक्वल्स टू जेड ई स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट, यही वाला पड़ा है जेड ई स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो यहाँ से अगर आर का वैल्यू लिखो, आर को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो आर क्या होगा, देखिए आर उधर चल जाएगा, तो क्या पड़ा रहेगा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बाई पाई एम बाई जेड इंटू ई स्क्वायर, यही तो पड़ा रहेगा। देखिए आर इधर चल गया तो जेड ई स्क्वायर नीचे आ गया, इधर एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला गया, नीचे पाई एम जेड ई स्क्वायर, यही पड़ा रहेगा, यही पड़ा रह रहा है, ठीक है। तो अभी इसको हम लोग थोड़ा सॉल्व करेंगे। पहले यहाँ तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर लेना चाहते हैं ले लीजिए, 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, 1 2 3 4 5 ले लिए, बहुत बढ़िया। सो मैं ऊपर ले जाके इसको लिख रहा हूँ, देखिए ये जो वैल्यू है, तो इसको मैं ऊपर ले जाके इधर लिख रहा हूँ, तो क्या होगा, आर का वैल्यू है एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बाई पाई एम ई स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर बाई जेड, इसको हम लिख सकते हैं। बाकी सब वैल्यू हमें पता है, बाकी सब वैल्यू हमें पता है, तो वैल्यू पुट करेंगे, एच का वैल्यू क्या है 6.626 टेन टू द पावर माइनस 34 होल स्क्वायर, एप्सिलॉन का वैल्यू क्या है 8.514 टेन टू द पावर माइनस कितना होता है बोलिए, -15 बाई पाई का वैल्यू 3.14, एम का वैल्यू 9.1 टेन टू द पावर माइनस 31, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 टेन टू द पावर माइनस 19 होल स्क्वायर, ये वाला सब आएगा इनटू एन स्क्वायर बाई जेड एक वैल्यू आएगा। ये किस में आएगा आंसर, मीटर में आएगा। इसको अगर मैं एम्स्ट्रॉन्ग में करना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ, तो इंटू 10 टू द पावर 10 एम्स्ट्रॉन्ग में। क्यों लिखा इसका मतलब है, इसको एम्स्ट्रॉन्ग में इसीलिए लिखा, ये जो वैल्यू आएगा अल्टीमेटली इसका वैल्यू मुझे पता है, आप लोग को पता रहना चाहिए कि ये जो सॉल्व करेंगे जब 10 टू द पावर 10 करके एम्स्ट्रॉन्ग में आएगा, इसका वैल्यू आएगा 0.53 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड एम्स्ट्रॉन्ग, यहाँ पर एक वैल्यू आएगा, इसको सब सॉल्व करेंगे 0.53 वैल्यू आएगा। ये जो वैल्यू है 0.53 एन स्क्वायर बाई जेड, ये 0.53 को हम लोग बोलते हैं बोर रेडियस, r0 एन स्क्वायर बाई जेड, या मैं लिख सकता हूँ r0 का वैल्यू है 0.53 एम्स्ट्रॉन्ग। सो ये वाला वैल्यू हमारे पास आ चुका है। r0 को हम लोग बोलते हैं बोर्स रेडियस, r0 को हम लोग बोलते हैं बोर्स रेडियस। पहले इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं समझाऊंगा कहाँ से आया। पहले ये वाला आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, 0.53 एन स्क्वायर बाई जेड एम्स्ट्रॉन्ग, समझ पा रहे हैं। इन सब का वैल्यू पुट करेंगे, आप लोग कैलकुलेटर में करके देखना, आप लोग करके देखना, लास्ट में 10 टू द पावर 10 के साथ बिठा के करके देखना, यही वाला आएगा। तो ये हमारा किस चीज़ का रेडियस मिल गया, ये जो वैल्यू हमें r मिला, यह मिला रेडियस ऑफ, क्या मिला बोलिए, रेडियस ऑफ nth बोर ऑर्बिट, रेडियस ऑफ nth बोर ऑर्बिट, ये वाला हमें मिला, रेडियस ऑफ nth बोर ऑर्बिट r0 n स्क्वायर बाई जेड।
तो इतना आप लोग को अभी रेडियस अगर निकालने बोले, हम लोग उतना बड़ा फॉर्मूला याद नहीं रखेंगे, हम लोग सिर्फ इस चीज़ को याद रखेंगे। अभी और भी थोड़ा आप लोगों को मैं करके दिखाऊंगा कैसे करते हैं, थोड़ा एग्जाम्पल थोड़ी देर बाद में आप लोगों को सब प्रॉब्लम्स कैसे करते हैं आप लोगों को सिखाऊंगा। तो रेडियस का शॉर्टकट फॉर्मूला में क्या मिल गया, r0 n²/z। यहाँ से आप लोग को क्वेश्चन आएगा, यहाँ से आप लोग को क्वेश्चन आएगा कि इतना से रेडियस, इसका रेडियस कितना होगा, बोर्स का थर्ड ऑर्बिट में रेडियस कितना होगा, तो यहाँ से आप लोग को क्वेश्चन आएगा। सो ये मैं इधर लिख के रख रहा हूँ, देखिए r का वैल्यू क्या है, r का वैल्यू है r0 इंटू n²/z, जहाँ पर r0 का वैल्यू क्या है 0.53 एंगस्ट्रॉम। आपको बाद में काम आएगा ये वाला वैल्यू। सो देखिए अभी हाइड्रोजन एटम के लिए क्या होता है, हाइड्रोजन एटम के लिए z का वैल्यू 1 होता है। सो z का वैल्यू 1 होता है तो r का वैल्यू क्या हो जाएगा, r0 n²। सो जब n = 1 होगा मतलब फर्स्ट स्टेट, या मैं इसको लिख सकता हूँ 0.53 n² एंगस्ट्रॉम। तो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए k शेल का, तो k शेल का हमारे पास n = 1 मतलब k शेल, तो k शेल का हमारा रेडियस क्या होगा 0.53 × 1² दैट इज 0.53 एंगस्ट्रॉम आ गया। अगर मैं बोलूँ k के बाद l शेल का रेडियस क्या होगा KRL 0.53 × 2² मतलब इंटू 4 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 4 3 12, 4 5 20, 21, 2.12 एंगस्ट्रॉम हो रहा है। देखिए इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, 4 से 12 1 आ रहा है, 4 21 2, तो ये आएगा। अगर KL M शेल का बारे में करें तो देखिए कैसे कैसे रेडियस बढ़ रहा है, कैसे रेडियस बढ़ रहा है, समझ पा रहे हैं। L शेल के लिए क्या होगा 0.53 × 3², क्योंकि n = ये वाला 2 हुआ, n = 3 हुआ, तो कैसे होगा इंटू 9 करेंगे, 9 3 27, 9 5 45 47, 4.77 एंगस्ट्रॉम। तो ऐसा करके जितना ऊपर जाएंगे k शेल L शेल M शेल रेडियस उतना बढ़ता रहता है। तो वो भी हमने देख लिया कि रेडियस कैसे बढ़ता है। तो M शेल के लिए फिर आप लोग N शेल O शेल हर एक का रेडियस आप लोग निकाल पाएंगे। किसी भी सेल का आप लोग को रेडियस बोलेगा, ये वाला फॉर्मूला पुट करेंगे आप लोग निकाल पाएंगे। तो हाइड्रोजन एटम के लिए कितना आ गया, ये वाला वैल्यू आ गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से आप लोग क्वेश्चन आएगा, कैसा क्वेश्चन आएगा आप लोग को आएगा कि फॉर हाइड्रोजन एटम फाइंड द रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट, फाइंड द रेडियस ऑफ फोर्थ बोर ऑर्बिट। तो आप लोग सिर्फ ये वाला फॉर्मूला याद रखना, 4 होगा तो यहाँ पर 16 हो जाएगा, 4² 16, फिफ्थ बोर ऑर्बिट बोल देगा तो 5² मतलब 25, जो भी देगा आप लोग बोलेगा आप लोग यहाँ से कर सकेंगे। ये रेडियस का फॉर्मूला आया। तो रेडियस का हमें एक फॉर्मूला मिल गया। अभी इसी फॉर्मूला को यूज करके अगर हम लोग वेलोसिटी का फॉर्मूला निकालें तो क्या होगा, तो अभी हम लोग को क्या मिला था, वेलोसिटी का मतलब क्या मिला था, L = देखिए mvr = nh/2π। तो यहाँ से वेलोसिटी क्या होगा nh/2π इंटू m इंटू r, ये वाला होगा। तो देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं nh/2πm, r का वैल्यू क्या लिख सकते हैं इंटू r0 इंटू n²/z लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। सो बाकी सब मैं एक n कट गया इधर, सो क्या पड़ रहेगा h/2πm r0 इंटू z/n। बाकी सब चीज़ का वैल्यू मुझे पता है, मैं वैल्यू पुट कर दूंगा। h का वैल्यू क्या है 6.626 10⁻34, 2π m तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज 9.1 -31, r0 का वैल्यू क्या है 0.53 एंगस्ट्रॉम, का मतलब ही है 10⁻10 मीटर इंटू z/n। एक्चुअली r0 का वैल्यू तो 0.53 एंगस्ट्रॉम है, इसका मतलब क्या 0.53 10⁻10 मीटर होता है। तो मैंने मीटर का वैल्यू इधर पुट किया, आंसर किस में आएगा मीटर पर सेकेंड में। इसका वैल्यू भी मुझे याद है, आप लोग को भी इसका वैल्यू याद रखना पड़ेगा। इसका वैल्यू क्या होता है 2.18 इंटू बोलिए कितना होता है 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ओ सॉरी 8 नहीं 10⁶ होता है, 10⁶ मीटर पर सेकेंड होता है। 8 हो जाएगा तो लाइट का वेलोसिटी हो जाएगा, उतना नहीं, 2.16 10⁶ मीटर पर सेकेंड होता है इसका वैल्यू। और इस पार्ट को हम लोग बोल इंटू z/n मीटर पर सेकेंड, और ये जो पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं v0 इंटू z/m। v0 का वैल्यू है 2.18 10⁶ मीटर पर सेकेंड, यह v0 का वैल्यू। इसको आप लोग ऐसा कर, इसको याद रख सकते हैं, इसको आप लोग vn भी बोल सकते हैं। vn क्या है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट,
वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, इसको भी लिखना चाहते हैं, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। 2.18 10⁶ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अभी देखिए यहाँ से मैं ये वाला मिला मुझे, समझ गए। ये जो चीज़ है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आप लोग अलग अलग से निकालने देगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार बोल रहा हूँ। अभी देखिए ये वाला हमें मिला, फिर हम लोग कहाँ कंसिडर करेंगे, हाइड्रोजन एटम के लिए। सो हाइड्रोजन एटम के लिए मैं कह सकता हूँ, क्या कह सकता हूँ, हाइड्रोजन एटम के लिए हमारा Z है 1, सो V Z है 1 तो V1 क्या हो जाएगा, V0/N, ये वाला होगा V0/N। सो ये वाला होगा, सो V मतलब ये Vn हो जाएगा, V तो हम लोग अगर n = 1 बोले तो V1 क्या हो जाएगा मीटर पर सेकंड में, V0 मीटर पर सेकंड हो जाएगा क्योंकि n = 1, तो इसका वैल्यू क्या होगा 2.18 10⁶ मीटर पर सेकंड होगा। हाइड्रोजन एटम का फर्स्ट स्टेट के लिए n = 1 के लिए वेलोसिटी कितना आ गया, 2.18 10⁶ मीटर पर सेकंड आ चुका है, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ से हम लोग एक वैल्यू हमें मिलेगा, क्या मिलेगा बोलिए तो, अगर हम लोग यहाँ से एक चीज़ करना चाहें, क्या करना चाहें कि अगर हम लोग यहाँ से लिखें कि V1/c क्या होता है, सो V1 का वैल्यू क्या होता है 2.18 10⁶, c है लाइट का वेलोसिटी 3 × 10⁸। ये जब सॉल्व करेंगे इसका वैल्यू आता है 1/137, दैट इज V1/c का वैल्यू 137 आया है, 1/137, और इसी को हम लोग बोलते हैं अल्फा। इसका मतलब है फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट, इनका मतलब है फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट। ये भी एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को बोलेगा फाइंड द रेशियो, क्या क्वेश्चन रहेगा, अच्छा सुनिए, फाइंड द रेशियो ऑफ द वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बोर ऑर्बिट टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट। वहाँ से आप लोग को 1/137 प्रूफ करके दिखाना है, तो इसको सॉल्व करेंगे 1/137 ही आएगा, इसको आप लोग प्रूफ करेंगे तो ये वाला मिलेगा। तो ये वाला आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रूफ है, इसको लिख के रखिए एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये वाला आप लोग का देख लीजिएगा, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ से हमें और एक शॉर्टकट क्या मिला, वेलोसिटी का फॉर्मूला Vn का, जैसे Rn का ये वाला आया था, Vn का क्या आया, V0 × Z/n मीटर पर सेकंड में आएगा, जहाँ पर हमारा V0 का वैल्यू क्या है 2.18 10⁶ मीटर पर सेकंड। ऐसे आप लोग शॉर्टकट साइड में लिख के रख दीजिए। आप लोग का भी जो घर में कॉपी बना रहे हैं साइड में शॉर्टकट लिख के रखिए, इसी फॉर्मूलास को यूज़ करके हम लोग बाद में आगे बढ़ेंगे। सो कितना बड़ा लेक्चर हो गया मैं थोड़ा देख लेता हूँ, ठीक है, थोड़ा 1 घंटा ही पार हुआ, मैं कंप्लीट कराऊंगा पूरा, जो टॉपिक सोचा हूँ तो पूरा कंप्लीट ही कराऊंगा, जब तक कंप्लीट नहीं होगा मैं पढ़ाते रहूँगा, नो प्रॉब्लम। इतना दिन से क्लास नहीं लिया तो आज आप लोगों को मैं करा के छोड़ूंगा सब, नो प्रॉब्लम। अभी देखिए ये वाला हम लोग समझ गए ये चीज़। अभी थोड़ा हमने रेडियस निकाल लिया, वेलोसिटी निकाल लिया, अभी क्या निकालना है सर, अभी निकालना है एनर्जी। हम लोग दोनों एनर्जी निकालेंगे, काइनेटिक एनर्जी भी निकालेंगे और पोटेंशियल एनर्जी भी निकालेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग काइनेटिक एनर्जी का बात बोले, सो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, E के ½ m v², ये वाला काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होगा। बोलेंगे सर यहाँ पर शॉर्टकट फॉर्मूला बिठा दें, 2.18 बिठाने से तो हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अगर वो वाला बिठा वहाँ हो जाएगा, लेकिन मैं वो वाला बिठाऊंगा नहीं, बड़ा फॉर्मूला से करके लाऊंगा। सो बिठाने से तो हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, मैं अगर ये वाला बिठाऊंगा हो जाएगा, लेकिन बाद में तो शॉर्टकट फॉर्मूला में बोलूँगा। तो पहले आप लोग इसको लिखिए E के ½ m, अभी v² का फॉर्मूला क्या था याद कीजिए, क्या याद कीजिएगा कि mvr = nh/2π, तो यहाँ से v = क्या था nh/2π mr, ये वाला था ना, तो यहाँ से v² का वैल्यू क्या होगा बोलिए, n² h² 4π² m², ये वाला था, नो प्रॉब्लम, यही वाला था, ठीक है। सो इसको हम लोग बिठाएंगे यहाँ पर, v² का जगह बिठाएंगे n² h² 4π² m², नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पर m और m कट गया तो क्या पड़ा रहेगा, n² h² 8π² mr², ये वाला हमारा क्या है काइनेटिक एनर्जी है। इसको आप लोग अभी इसी फॉर्म में रखेंगे, अभी इसको कुछ नहीं करेंगे, अभी इसको इस फॉर्म में रखेंगे, बाद में सब शॉर्टकट फॉर्मूला में बिठाऊंगा। तो ये वाला मेरा आ चुका है। सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी कितना आएगा, पोटेंशियल एनर्जी कितना आएगा, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बोलिए क्या है, काइनेटिक एनर्जी था, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है 1/4πε0
Q1 Q2 बाई R, यही वाला होता है फॉर्मूला। अभी Q1 का वैल्यू क्या है, Q1 का वैल्यू है हमारे पास ZE। उसके बाद E का, Q2 का फॉर्मूला क्या E है क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। सो क्या आ जाएगा 1/4πε0 ZE² R। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी का सामने क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर क्या है नेगेटिव आ जाएगा, नो प्रॉब्लम, यही वाला आएगा। लेकिन यहाँ पर बोलेंगे सर एक प्रॉब्लम आ गया कि यहाँ पर आपका M था, यहाँ पर आपका M नहीं है, तो क्या होगा सर। तो हम लोग M को रिप्लेस कर सकते हैं, M का वैल्यू क्या होगा R का टर्म में हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं, MVR से हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं, या हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक का फॉर्मूला भी हमें पता है। हमें क्या पता है बोलिए, थोड़ी देर पहले हमने किया था कि mv²/r इक्वल्स टू, बोलिए क्या किया था हमने, थोड़ी देर पहले वैल्यू पुट किया था जो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या था, ZE²/4πε0 R²। ये वाला हमने थोड़ी देर पहले किया था जहाँ पर FC इक्वल्स टू FE के फॉर्मूला से हमने किया था, तो R कट गया। तो यहाँ से हमें क्या मिला था कि हमें यहाँ से R का फॉर्मूला क्या मिला था, देखिए R का फॉर्मूला ZE²/m v² इंटू 4πε0, ये वाला वैल्यू निकला था हमारे पास R का वैल्यू, और v² का वैल्यू क्या था, ये वाला v² का वैल्यू, तो ये वाला वैल्यू पुट करेंगे तो आ जाएगा। सो देखिए ZE²/m, v² का वैल्यू क्या है, ये वाला वैल्यू n² h को थोड़ा अच्छे से ध्यान से देखिए, n² h² डिवाइडेड बाई 4π² इंटू देखिए m² r² इंटू m² r² इंटू 4πε0। तो क्या क्या कटेगा देखिए, एक m कट गया, पाई² कट गया। सो ये वाला हमारे पास सब कट गया, और तो अल्टीमेटली क्या मिलेगा देखिए, मैं थोड़ा इधर ही कर लूँ आप लोग को समझने में आसानी होगा। सो R इक्वल्स टू देखिए ZE², देखिए ZE², ये R ऊपर चल जाएगा, R² डिवाइडेड बाई n² h², ये वाला 4π भी ऊपर चल जाएगा, 4π n² h², देखिए n² h², 4 तो कटेगा तो सिर्फ पाई ऊपर जाएगा, n², देखिए n² h² क्या पड़ा रहेगा, एप्सिलॉन, यही पड़ा रह रहा है, बाकी सब हो गया ना, कैंसिल हो गया। तो देखिए एक R² एक R कट गया, तो यहाँ से R का वैल्यू क्या आ गया, देखिए R का वैल्यू n² h² एप्सिलॉन बाई n² h² एप्सिलॉन बाई ZE² बाई पाई, ये वाला वैल्यू पड़ा है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को मैं इधर, ये जो वैल्यू है इसको मैं इधर बिठा दूंगा। सो क्या होगा देखिए, पोटेंशियल एनर्जी -1/4πε0 ZE², R का वैल्यू क्या पुट करूंगा, ये जो वैल्यू निकला ये वाला, सो n² h², नहीं समझ आ रहा है ना, देखिए ZE²/r आ रहा है, तो ये जो वैल्यू हमारा मिला यहाँ से R का वैल्यू, यार जो ऊपर चल जाएगा n² h²। बोलेंगे सर बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जा रहा है ना, इसको मैं कर रहा हूँ बहुत कॉम्प्लेक्स हो जा रहा है। सर इतना हार्ड वे में नहीं करेंगे, आप इजी वे में कराइए। सबका मन में यही क्वेश्चन आ रहा है कि मैं ज़्यादा हार्ड करा रहा हूँ, इजी वे में करेंगे, इसको थोड़ा ज़्यादा हार्ड लग रहा है, ठीक है इजी वे में करेंगे, इतना हार्ड वे में आप लोग को नहीं कराऊंगा जी, आप लोग बच्चे हैं, इतना दिमाग खराब क्यों कराऊंगा। ये वाला हमारा ZE²/r आया है। सो देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर ये वाला जो हमारा वैल्यू आया काइनेटिक एनर्जी, अगर इसको हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे तो ही हमारे पास आंसर आ जाएगा। हम लोग R को वेलोसिटी के टर्म में एक्सप्रेस ही नहीं करेंगे, R को हम लोग ये जो फॉर्मूला यहाँ पर बिठा के कर सकते हैं, बहुत ईजी वे में हो जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ पा रहे हैं, बहुत ईजी वे में हो जाएगा, क्योंकि बेकार में उतना आप लोग को प्रॉब्लम क्यों कराना है। यहाँ पर ये चीज़ निकला है। सो ये वाला जो वैल्यू आया है, अगर मैं वैल्यू पुट ही कर दूँ यहाँ पर देखिए n² h² 8π² m, R का वैल्यू क्या है r0² इंटू, देखिए वो जो वैल्यू r0² इंटू 10⁴ ऊपर चल जाएगा Z², ये वाला वैल्यू आएगा ना। अगर मैं वैल्यू पुट कर दूं यही वाला तो वैल्यू आएगा, तो एक n² यहाँ पर कट जाएगा इसके साथ। सो क्या पड़ा रहेगा h² Z² 8π² m r0² n²। आप लोग चिंता मत कीजिए, कोई भी वैल्यू याद रखने का जरूरत नहीं, आप लोग को कोई भी वैल्यू याद रखने का जरूरत नहीं, बार बार बोल रहा हूँ, कोई वैल्यू याद रखने का जरूरत नहीं है। यहाँ पर जब वैल्यू पुट करेंगे 1/4πε0 ZE² बाई R का वैल्यू r0 इंटू क्या होगा n²/z, सो 1/4πε0 माइनस Z²E² बाई 4πε0, देखिए 4πε0 यहाँ पर क्या पड़ा रहेगा r0 इंटू n², ठीक है। अभी देखिए
ये जब वैल्यू पुट करूँगा, सब वैल्यू जब पुट करूँगा, काइनेटिक एनर्जी का जो वैल्यू आएगा जब हम लोग पुट करेंगे, जहाँ सारे जो वैल्यू है वो जो पुट करेंगे क्या रहेगा बोले तो प्लस 13.6 इंटू Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहेगा और कुछ नहीं रहेगा। काइनेटिक एनर्जी यही वाला रहेगा। और हमारा पोटेंशियल एनर्जी का जो वैल्यू रहेगा, पोटेंशियल जब मैं वैल्यू पुट इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जब वैल्यू पुट करूँगा यही वाला आएगा। यहाँ पर जब मैं सारे वैल्यू पुट करूँगा क्या रहेगा बोलिए तो ओवरऑल हमारा तो ये रहेगा टोटल। देखिए टोटल एनर्जी क्या होता है, देखिए और एक चीज़ मैं आप लोगों को शॉर्टकट बोल देता हूँ, जो हमारा टोटल एनर्जी होता है वो माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होता है, दैट इज -13.6 इंटू Z²/n इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैं इसलिए बोल रहा हूँ शॉर्टकट टेक्निक, क्योंकि ये सब चीज़ आप लोग एग्जाम करने की जरूरत नहीं, आप लोग यहीं से वैल्यू पुट करेंगे। तो टोटल एनर्जी मिल गया ये वाला, काइनेटिक एनर्जी मिल गया, तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, टोटल एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी। तो टोटल एनर्जी क्या है, टोटल एनर्जी है -13.6 Z²/n²। काइनेटिक एनर्जी क्या है, 13.6 माइनस है, -13.6 Z²/n²। तो जो भी होगा हमारा टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी। तो यही हमारा शॉर्टकट टेक्निक था, मैं यही आप लोगों को बोलने की कोशिश कर रहा था। मतलब इतना सब चीज़ अगर नहीं भी करती है, आप लोगों को समझाने के लिए, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा। आपको मैं ऊपर लिख देता हूँ, हमारा क्या आ रहा है, टोटल एनर्जी इज माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी यू जिसको बोलेंगे उसको हम लोग, इसको टोटल एनर्जी को हम लोग टोटल एनर्जी जिसको ई बोलेंगे, टोटल ऑफ ये वाला है। और पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी, 2E है जिसको बोलेंगे। और काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू तो हमें मिल गया क्या है, +13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये टोटल काइनेटिक एनर्जी। सो ये वाला हमारे पास आ चुका है। सो हमारे पास अगर मैं हाइड्रोजन एटम के लिए बोलूँ, एक चीज़ देखिए, हाइड्रोजन एटम के लिए अगर मैं एनर्जी का शॉर्टकट वो Z है 1, तो हमारा टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा, -13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हाइड्रोजन एटम के लिए En एनर्जी ऑफ एन स्टेट, ये वाला हमारे पास हाइड्रोजन एटम के लिए कितना एनर्जी आ गया, इलेक्ट्रॉन ऑफ एनर्जी ऑफ एन स्टेट आ गया -13.6/n²। ये सब वैल्यू पुट करेंगे तो यही वाला आंसर आएगा, ज़्यादा टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। अब यहाँ से हम लोग एनर्जी डायग्राम भी ड्रॉ करेंगे और उससे आप लोग को समझाएंगे क्या चीज़ है, देखिए समझिए। सो ये है एनर्जी ऑफ एन स्टेट, ये है एनर्जी ऑफ एन स्टेट, ठीक है। अगर मैं n = 1 बिठाता हूँ तो क्या होगा बोलिए तो, E1 होगा -13.6/1², दैट इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E2 क्या होगा, n = 2 के लिए -13.6/2² मतलब 4 होगा, -3.4। सॉल्व करिए देखिएगा, n = जब 3 होगा तो क्या होगा, E3 होगा -13.6/3², 13.6/9 हो जाएगा। तो देखिए क्या होगा, 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 × 9 1.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ऐसे जितना ऊपर जाएंगे उतना कमता रहेगा। सो देखिए हमारा जो इलेक्ट्रॉन का स्टेट है, अगर हम लोग एनर्जी डायग्राम बनाए, एक ऐसा हमारा स्टेट रहेगा, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर n = 1 -13.6 EV। फिर थोड़ी देर बाद जाके इधर होगा, यहाँ पर E1 ये वाला आया, E2 क्या होगा, देखिए क्या आया, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर थोड़ी देर बाद E3 में जाएंगे, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर थोड़ी देर बाद E4 में जाएंगे, E4 मतलब क्या होगा, 16 में जब करते हैं और भी छोटा हो जाता है। जितना धीरे धीरे ऊपर जाएंगे उतना छोटा होगा, जितना धीरे धीरे ऊपर जाएंगे उतना छोटा होगा। मतलब इसके बाद जब 16 के साथ डिवाइड करेंगे 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ऐसा करते करते जितना ऊपर जाएंगे ऐसा करके चलता रहेगा। और जब हमारा इन्फिनिटी में जाएंगे, ई इन्फिनिटी में जाके हमारा 0 होगा। सो n = 1, ये n = 2, n = 3, n = 4, n = 5, ऐसे चलते चलते बहुत दूर तक जाएंगे, तब इन्फिनिटी में जाके 0 होगा, लेकिन 0 एक्चुअली होगा ही नहीं। सो ये है हमारा पूरा एनर्जी बैंड डायग्राम हमारा एटम का। इससे ही हम लोग नेक्स्ट क्लास शुरू करेंगे। हमारा जो नेक्स्ट क्लास होगा एटम का, वो हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे। अभी आप लोगों को मैंने रफली आइडिया दे दिया कि एनर्जी कैसे होता है, इसलिए मैं इसको टाइम नहीं, इसको मैं नेक्स्ट क्लास में भी करा सकता हूँ, लेकिन आप लोगों को मैं कॉन्सेप्ट समझाने के लिए यहाँ तक कर दिया। फिर हमारा नेक्स्ट क्लास यहाँ से शुरू होगा, ये पार्ट से हमारा नेक्स्ट क्लास शुरू होगा। आप लोग पहले यहाँ तक पूरा पढ़ के आइए, कैसे एनर्जी बैंड हमारा जा रहा है आगे, ऐसे 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 करके जा रहा है। फिर यहाँ से हम लोग आगे का दिन नेक्स्ट क्लास शुरू करेंगे। अगर इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं स्क्रीन से हट जा रहा हूँ। 1 2 3 4 5 ले लिए।
बहुत बढ़िया। तो ठीक है, कैसा लगा आज का क्लास कमेंट करके बोलना, आप सभी का कमेंट का इंतजार करूंगा। और वैसे आज का क्लास यहाँ तक एंड करता हूँ। आप सभी लोग को बेस्ट विशेस और थैंक यू।